माय नेम इज़ शीतल सहगल और इस वीडियो को हम ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बना रखी है। हम बेसिकली इन वीडियोस में क्या कर रहे हैं, हम सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया है प्रैक्टिस के लिए उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पहले 10 हमने एक वीडियो में कवर करे हैं, नेक्स्ट 10 हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन, इसके अंदर जो 11th क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कैटल है, इन कैटल हैविंग हॉर्न होना एक रिसेसिव ट्रेट है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हेरिडिटी के क्वेश्चंस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं बट वर्थ इट होते हैं। देखो कैटल है, उनके पास अगर जो सींग होते हैं, हॉर्न होते हैं, एक रिसेसिव ट्रेट है टू नॉट हैविंग हॉर्न्स, ठीक है। तो जिसके पास हॉर्न है वो रिसेसिव ट्रेट है और नॉट हैविंग हॉर्न डोमिनेटिंग ट्रेट है। जब कैटल हॉर्न्स के साथ क्रॉस किया जाता है, मतलब जो जिसके पास हॉर्न है उसको क्रॉस किया गया किसी ऐसे के साथ जिसके पास हॉर्न नहीं है, तो क्या आउटकम होंगे या कौन सा लाइकली टू बी ट्रू होगा। देखो बच्चों, एक के पास हॉर्न नहीं है तो 100% हम श्योर है क्यों एच का केस होगा, स्मॉल एच, क्योंकि हमें पता है किसी के पास हॉर्न नहीं है तो वो रिसेसिव ट्रेट है, सॉरी हॉर्न है तो वो रिसेसिव ट्रेट है। हॉर्न होना इज डिपिक्टेड बाय छोटा एच, ये रिसेसिव ट्रेट है तो 2h, छोटा है 2 बार, ठीक है। क्योंकि रिसेसिव ट्रेट अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। और जब डिफरेंट हो, मान लो एच और छोटा एच, अब देखो दोनों डिफरेंट है ना, कैपिटल एच और छोटा एच है, इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। तो जब सेम होता है, इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो, इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो, इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो। जब सेम होगा तो वो होमोजाइगस होगा, जब वो डिफरेंट हो जाएगा तो हेट्रोजाइगस होगा। तो अभी तक हमें पता लगा कि हमने दो कैटल ली है, एक के पास हॉर्न नहीं है मतलब ये है, और एक के पास हॉर्न है। अब इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं, मोस्ट लाइकली तो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस कि हम एकदम एग्जैक्ट आंसर बताएं। लाइकली क्या हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस। देखो एक होमोजाइगस है, इसके बारे में हम 100% श्योर है, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट तभी एक्सप्रेस करता है जब वो सेम हो। रिसेसिव ट्रेट तभी एक्सप्रेस करता है जब वो सेम हो। तो एक तो है 100%, पर ये बड़ा है, ये म लग रहा है मेरा, इसको रेस करूँ यार, रुको। देखो पेन पे आते हैं वापस से। हाँ, तो दूसरा जो है वो बड़ा एच है। अब बड़ा एच कुड बी दिस और कुड बी दिस ना, वो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, ये तो हम जानते हैं। मतलब हम में ये तो श्योरिटी है। एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। ये तुम लोग को याद है, फटाफट रिवाइज करते हैं। फिनोटाइप होता है आउटर अपेयरेंस, जीनोटाइप होता है अंदर का अपेयरेंस। जीनोटाइप होता है अंदर का अपेयरेंस। मान लो कोई पीपलान टॉल था, तो बाहर से दिखने में टॉल था, तो फिनोटाइप कैसा था, बाहर से टॉल दिख रहे तो टॉल था, पर अंदर से इफ आई इन्फर कर सकती हूँ मैं कि या तो वो ऐसा हो सकता है या फिर वो ऐसा हो सकता है। तो जीनोटाइप कुड बी एनीथिंग, बट फिनोटाइप इज समथिंग जो हमें दिख रहा है, ठीक है। फिनोटाइप जीनोटाइप फटाफट रिवाइज किया, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस हमने रिवाइज किया, इसलिए क्वेश्चन से ना हम 4-5 चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। चलो, पहला तो हमने देखा कि एक छोटा एच है, एक बड़ा एच या फिर बड़ा एच और छोटा एच भी हो सकता है। कैपिटल लेटर से हम डोमिनेटिंग ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं और स्मॉल लेटर से हम रिसेसिव। पहला तो मैं गलत बोलती हूँ क्योंकि हम दो बोथ के लिए श्योर नहीं हो सकते ना। एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेटिंग है, एक पेरेंट जो होमोजाइगस है वो डोमिनेटिंग है, नहीं, ये भी हम श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है वो रिसेसिव भी तो हो सकता है। हमने तो यही केस माना है ना कि जो होमोजाइगस है, जो सेम है, वो 100% प्रेजेंट है, क्योंकि रिसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस करता है जब वो दोनों हो, ठीक है, दोनों सेम हो। तो ये सेकंड वाला भी गलत हो गया। बोथ आर हेट्रोजाइगस, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर ये केस होता तो क्या होता, ये इसके पास हॉर्न, इसके पास रिसेसिव हैविंग हॉर्न होना इज दिस, नॉट हैविंग, इसके पास ये नॉट हैविंग हॉर्न होता, पर इसके पास हॉर्न है तो ये छोटा है। फिर उसके बाद तीसरा होता है वन पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। और अब हाँ, ये हम इसके बारे में श्योर हो सकते हैं कि एक पेरेंट हेट्रोजाइगस है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग था इनिशियली, बट ध्यान से सुनोगे तो यू विल गेट इट। हमने क्या किया, हमें पता है हैविंग हॉर्न होना, छोटा एच होना इज अ रिसेसिव ट्रेट, और नॉट होना इज अ
डोमिनेटिंग ट्रेट। सो छोटा एच इज लाइक दिस, बड़ा एच इज लाइक दिस। ये ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता है आपको और ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं, ये हो सकता है कि एक पेरेंट हेट्रोजाइगस होगा। बोथ हेट्रो का हम श्योर कभी हो नहीं सकते हैं, ठीक है। वन पेरेंट इज होमोजाइगस, हाँ ये हो सकता है, पर दोनों भी तो होमोजाइगस हो सकते हैं। फिर उसके बाद बोथ द पेरेंट आर होमोजाइगस डोमिनेंट, डोमिनेंट शब्द को भी भूल नहीं जाना। ए बी सी इज इनकरेक्ट, डी इज योर करेक्ट आंसर। 12th पे आते हैं। ईटिंग नेक्स्ट है, एक पेशेंट सफ़र कर रहा है पैनक्रियाटिक कंडीशन से, पैनक्रियास की सही से काम नहीं कर रही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉक्टर लाइकली टू सजेस्ट। अब उसकी पैनक्रियास सही से काम नहीं करी तो डॉक्टर उसको क्या सजेस्ट करेगा? उसको देखो ऑप्शन देखो, बहुत सारा प्रोटीन खाओ, लो फैट कंटेंट, ठीक है, डाइट लो जिसके अंदर लो फैट है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाओ, या फिर सिर्फ लिक्विड फूड खाओ। तो इसमें से कौन सा वो उस डॉक्टर उसको सजेस्ट कर सकता है? देखो ध्यान से देखो, अब उसका पैनक्रियास सही से काम नहीं कर रहा। पैनक्रियास क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। पैनक्रियास से क्या सिक्रीट होता है? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं। इंजाइम्स कौन से होते हैं? जैसे लाइपेज हो गया, जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं ना, वो पेनक्रियास से निकलते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी हो सकते हैं। तो कोई भी इंसान जिसका पेनक्रियास सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको डॉक्टर बोलेगा कि आप लो फैट वाला खाना खाओ। कौन सा खाना खाओ? जिसमें फैट कम है, क्योंकि फैट डाइजेस्टिव एंजाइम जो पेनक्रियास में मिलते हैं और सही से नहीं मिल पा रहे हैं, तो लो फैट खाना, उसको बी वो ऑप्शन होगा। फिर आता है कि जब एक ऑब्जेक्ट को पोजीशन एक्स में रखा इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर था तो यहाँ से पॉलिश होगा, यहाँ पे मिरर होगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और कैसी इमेज बनी है? इनलार्ज वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है। तो एग्जैक्ट पोजीशन बनी है। तो सीधा क्वेश्चन है उससे, क्या कहते हैं, टेबल थी ना तुम्हारी इसी चैप्टर में लाइट में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, सीधा वहीं से क्वेश्चन दिया है, टेबल बेस्ड है। हमें पता है लार्ज वर्चुअल इमेज तभी बनती है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो देखो एग्जैक्टली एट प्रिंसिपल फोकस नहीं, एग्जैक्टली बिटवीन, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। कहाँ दिख रहा है? ए सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल नहीं, बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। तो किसी का पेनक्रियाटिक एंजाइम सही से काम नहीं कर रहा है तो उसका मतलब वो फैट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, हेंस उसके पास कैसे, उसको डॉक्टर कैसी डाइट बोलेगा? लो फैट वाली बोलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसमें बोला है फेस ऑफ द मून जो हमें दिख रहा है, वो जैसे जो हमें दिख रहा है नियर साइड है, एंड फेस ऑफ द मून विच इज़ नॉट विजिबल का फार साइड। जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ से हमें चांद दिख रहा है, तो जो चांद का साइड हमें दिख रहा है उसे नियर साइड कहते हैं, चांद का साइड जो हमें नहीं दिख रहा उसे फार साइड बोलते हैं। तो बताओ व्हाट कलर वुड द स्काई अपेयर टू एन एस्ट्रोनॉट। कोई जो एस्ट्रोनॉट फार साइड पे खड़ा है, मान लो यहाँ पे कोई एस्ट्रोनॉट खड़ा है, तो उसको कैसा दिखेगा एटमॉस्फेयर? कितना आसान क्वेश्चन है, पर उसको एक लाइन और ऐड करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। देखो यहाँ से कोई देखने के एटमॉस्फेयर देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, यहाँ से ये इंसान एटमॉस्फेयर देख रहा है, तो हम ऊपर स्काई को देख रहे हैं, तो पूछे स्काई का कलर कौन सा होगा, ठीक है, और क्यों होगा? इसका आंसर तो बहुत सिंपल, हमें पता है कभी भी कोई भी इंसान मून पे होता है तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है जो धरती पे एटमॉस्फेयर है। धरती के चारों ओर गैसेस का एनवलप है, जिसे ये एटमॉस्फेयर कहते हैं। बाहर जाके एटमॉस्फेयर, मतलब धरती के बाहर जाके एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसलिए काला दिखता है। अब देखो ब्लैक वाले दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है कि क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है स्कैटर करने के लिए लाइट। दूसरा कह रहा है कि सनलाइट नहीं होती फार साइड में। देखो डी तो बिल्कुल ही गलत है। हमें अगर आप लोगों ने अच्छे से स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा है, आसमान का नीला कलर पढ़ा है, तो यू वुड बी नोइंग कि आंसर सी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है मून पे स्कैटर करने के लिए लाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं अब, उसके बाद असर्शन रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्लांट को एनर्जी मिलती है सन से, विच जो यूटिलाइज करते हैं बाकी प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। तुमसे ये पूछ रहा है कि द एनर्जी यूटिलाइज बाय द फॉलोइंग प्रोसेस गेट ट्रांसफर्ड टू नेक्ट्रॉफिक लेवल। अब ये जो एनर्जी है ये कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है? ये जो एनर्जी है ये कहाँ कहाँ? ग्रोथ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए,
is the energy utilized for the following plant processes get transferred. ओनली ग्रो ट्रांसपोर्टेशन, देखो जो प्लांट एनर्जी लेता है सनलाइट से, जो एनर्जी लेता है वो किसके लिए यूज़ करता है, वो अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसमें पोटेंशियल है इस क्वेश्चन में, बहुत बच्चे इसको गलत कर सके, ठीक है। पर तुम लोग ध्यान से रखना, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था। देखो हमें लगता है कि बायो हार्ड है, पर एक्चुअली फिजिक्स केमिस्ट्री आसान से हो जाती है, बायो के क्वेश्चन थोड़ा सा वो ज़्यादा ट्विस्ट कर लेते हैं। देखो 16th क्वेश्चन देख लो, द एक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूशियल, किसका क्रूशियल एक्शन होना चाहिए सनलाइट ओजोन फॉर्मेशन में, ठीक है। ओजोन फॉर्मेशन में हमें पता है सनलाइट का, ह्यूमन लिखा हुआ है, नहीं ह्यूमन तो ओजोन को तोड़ रहा है, ह्यूमन CFC यूज़ कर रहा है जिससे ओजोन टूट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, CFC कार्बन से तो टूट रहा है ना ओजोन। इट इज़ एक्चुअली द सनलाइट जो कि ओजोन की फॉर्मेशन में हमको हेल्प करेगी। तो इसी के साथ हमने पूरे 15 MCQ रिवाइज कर लिए। पार्ट 1 पार्ट 2 में 5 असर्शन एंड रीजनिंग है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, आप लोग अपना ध्यान रखें।